हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य ऑफिशियल एजुकेशन योर डोर टू द फ्यूचर पर। आज सच में एंशिएंट हिस्ट्री का लूसेंट एंशिएंट हिस्ट्री का आखिरी लेक्चर है। राजपूत राजवंश की हमने शुरुआत की थी और उसके 2 लेक्चर आपके पास जा चुके हैं और आखिरी आज लेक्चर जो है राजपूत वंश का, उसके बाद जो आपका एंशिएंट हिस्ट्री है वो फिनिश हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री का आखिरी लेक्चर। तो राजपूत राजवंशों में हमने गुर्जर प्रतिहार देख लिया, हमने गहड़वाल वंश देखा, लूसेंट से हमने चौहान वंश देखा, हमने चंदेल वंश देखा, परमार वंश देखा। अब हम देखेंगे सोलंकी वंश। तो आपकी लूसेंट में चंदेल वंश के बाद जो अगला वंश है वो है सोलंकी वंश, और सोलंकी वंश को गुजरात के चालुक्य के नाम से भी जाना जाता है। तो सोलंकी या फिर गुजरात के चालुक्य, वंश। क्लियर? तो सोलंकी वंश के संस्थापक कौन है भाई, देख लेते हैं। तो सोलंकी वंश का संस्थापक था मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश का संस्थापक था मूलराज प्रथम, और सोलंकी वंश की राजधानी थी, सोलंकी वंश की कैपिटल थी अनहिलवाड़। ठीक है, तो सोलंकी वंश या इसे ही कहा जाता है गुजरात के चालुक्य वंश। गुजरात के चालुक्य या सोलंकी वंश के संस्थापक माने जाते हैं मूलराज प्रथम, और सोलंकी वंश की राजधानी मानी जाती है अनहिलवाड़। उसके बाद मूलराज जो प्रथम सोलंकी वंश का संस्थापक था, यह शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, यह शैव धर्मावलंबी था। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि सोलंकी वंश में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि भीम प्रथम के शासनकाल में सोलंकी वंश का एक बहुत ही प्रमुख शासक होता है जिनका नाम है भीम प्रथम। भीम प्रथम के शासनकाल में ही महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। तो महमूद गजनवी के समय, जिस समय महमूद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, उस समय वहां का शासक था भीम प्रथम, जो कि सोलंकी वंश या गुजरात के चालुक्य वंश के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, ये जो भीम प्रथम है जिसने महमूद गजनवी का सामना किया, भीम प्रथम का एक सामंत हुआ करता था, उसका नाम था सामंत बिल। है ना, भीम प्रथम का सामंत था। तो इसने अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, गुरु शिखर। कहाँ किसके पास है ये? तो ये है माउंट आबू पर्वत के पास, माउंट आबू के पास, है ना। तो माउंट आबू में ही, माउंट आबू पर्वत पर एक है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, बड़ा ही सुंदर मंदिर है वो। तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण इसी सामंत बिल ने कराया था। तो अगर पूछा जाए कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर, माउंट आबू पर्वत पर स्थित दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, आपका आंसर हो जाएगा भीम प्रथम के सामंत बिल ने। ठीक है, तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर। और अगर आप इस मंदिर पे कभी यात्रा करने जाए, घूमने जाए, वहां पर आप सामंत बिल का नाम भी पाएंगे, नाम भी लिखा हुआ है वहां पर। ठीक, तो संस्थापक था सोलंकी वंश का मूलराज प्रथम, राजधानी थी सोलंकी वंश की अनहिलवाड़। भीम प्रथम जो है ये महमूद गजनवी का इसने सामना किया था, और इसके ही काल में महमूद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। भीम प्रथम के सामंत का नाम था सामंत बिल, और इस सामंत ने दिलवाड़ा में जैन मंदिर का निर्माण कराया था, जो कि माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। उसके बाद लिखा हुआ है कि सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था जय सिंह सिद्धराज। जी हाँ, तो अगर शक्तिशाली, इस वंश के प्रथम शक्तिशाली शासक की बात की जाए, वो था जय सिंह सिद्धराज। उसके बाद है प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जय सिंह सिद्धराज के ही दरबार में रहते थे। हेमचंद्र, शायद हेमचंद्र सूरी इनका पूरा नाम था, है ना। तो हेमचंद्र जो थे वो जय सिंह के ही दरबार में रहते थे। ये क्या थे? ये एक विद्वान थे।
तो हेमचंद जो विद्वान थे, ये जय सिंह सिद्धराज के ही दरबार में रहते थे, और जय सिंह सिद्धराज जो है ये सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक माना जाता है। अगला पॉइंट है माउंट आबू पर्वत पर, जो कि राजस्थान में स्थित है, माउंट आबू पर्वत पर एक मंडप बनाकर जय सिंह सिद्धराज ने अपने पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की थी, है ना। कहां पर? माउंट आबू पर्वत पर जय सिंह सिद्धराज ने अपने पूर्वज, जिनके जो पूर्वज थे उनको गजारोही मतलब गज पर, हाथियों पर बिठाए हुए मूर्तियां बनवाई और उन मूर्तियों की वहां पर स्थापना की थी। तो ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपने पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना माउंट आबू पर्वत पर की? आंसर हो जाएगा जय सिंह सिद्धराज। अपने पूर्वजों की गजारोही मूर्तियां, अपने पूर्वजों की गजारोही मूर्तियां। क्लियर? उसके बाद अगला पॉइंट है मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासन काल में हुआ था। मोढेरा के सूर्य मंदिर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और सूर्य मंदिर भी देश में चुनिंदा ही है, जिनमें से एक है मोढेरा का सूर्य मंदिर। मोढेरा है गुजरात में। तो इस मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण भी सोलंकी काल में ही हुआ था। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर पहला सबसे प्रमुख, और भीम द्वितीय सोमनाथ पर आक्रमण के समय, या महमूद गजनवी के द्वारा सोमनाथ पर आक्रमण के समय वहां का शासक था भीम द्वितीय। और मोढेरा का सूर्य मंदिर भी, मोढेरा का सूर्य मंदिर भी इसी के द्वारा स्थापित करवाया गया। मोढेरा का सूर्य मंदिर भी इसी के द्वारा, का मतलब है सोलंकी शासकों के द्वारा ही बनवाया गया था। उसके बाद सिद्धपुर में, सिद्धपुर एक जगह थी, वहां पर रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जय सिंह सिद्धराज ने करवाया। नहीं पूछा जाएगा। अगला पॉइंट है सोलंकी वंश के कुमारपाल जैन मत अनुयायी थे। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। कुमारपाल, ये भी नहीं पूछा जाता है। फिर अगला ये इंपॉर्टेंट है कि सोलंकी वंश का आखिरी शासक या अंतिम शासक कौन था? तो ये था भीम द्वितीय, भीम सेकेंड। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय या फिर भीम सेकेंड को माना जाता है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक आप राजपूतों में एक और आप कैटेगरी पढ़ेंगे, बघेल वंश। तो आखिर ये बघेलों का उद्भव कहां से होता है? तो सोलंकी वंश का जो शासक था भीम द्वितीय के एक सामंत लवण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, नाम था भीम द्वितीय, इसका एक सामंत था, उसका नाम था लवण प्रसाद। इन्होंने ही बघेल वंश की स्थापना की थी, बघेल वंश की स्थापना की थी। और इनके एक प्रमुख राजा थे बघेल वंश के, राजा कर्ण। ठीक है, तो गुजरात में बघेल वंश की स्थापना हुई। बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का भी मुकाबला किया था। ठीक है, इनका नाम बघेल वंश इसलिए पड़ा क्योंकि संभवतः इनके किसी एक राजा को, किसी एक शासक को बाघिन ने पाला था, बाघिन ने अपना दूध पिला करके जंगल में पाला था, इस कारण से इनका नाम बघेल वंश पड़ जाता है। तो इस तरह से हमने देखा सोलंकी वंश की स्थापना किसने की, राजधानी क्या थी, साथ ही साथ जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया, मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया, पूर्वजों की गजरोही मूर्तियों की स्थापना किसने की। तो ये चीजें हमने देखी, और हमने ये भी देखा कि जो बघेल वंश है वो कहां से आखिर आया, इसका उद्भव कैसे होता है। तो इस तरह से सोलंकी वंश आपके लूसेंट के अनुसार हो जाता है खत्म। अब आता है अगला वंश जो कि है कलचुरी वंश। अगला है कलचुरी वंश। और जिस प्रकार से परमार वंश मध्य प्रदेश से संबंधित था, मध्य प्रदेश में ही उनकी क्षेत्र थे, है ना, साम्राज्य था उनका, उसी तरह कलचुरी वंश का भी अधिकार क्षेत्र मध्य प्रदेश में ही था। वर्तमान जबलपुर वाला जो क्षेत्र था वो कलचुरी वंश की राजधानी हुआ करती थी। तो कलचुरी चेदी भी लिखा हुआ है इसी में, है ना, नियरेस्ट ही है, पास में ही है कलचुरी और चेदी वंश।
कलचुरी और चेदी वंश। अब आप सोच रहे होंगे ये चेदी वंश तो ओडिशा में था, लेकिन आप भूल रहे हैं कि ओडिशा में केवल इसकी एक शाखा थी, असली वाला चेदी महाजनपद में ही था। तो कलचुरी वंश का संस्थापक माना जाता है कोक्कल। कलचुरी वंश का संस्थापक था कोक्कल और इनकी राजधानी थी त्रिपुरी, जबलपुर के ही वर्तमान जबलपुर के आसपास का जो क्षेत्र था वो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, कलचुरी वंश के संस्थापक थे कोक्कल और इनकी राजधानी थी त्रिपुरी। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक था गांगेय देव। और आप में से जिन्होंने भी एमपीपीएससी 2017 का एग्जाम दिया होगा प्रीलिम्स का, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 शासक दे दिए गए थे और वहां पर आपको छांटना था शायद कि कलचुरी वंश का कौन सा शासक नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन आया था। तो एक शासक था, इसका प्रमुख शासक था जिसका नाम था गांगेय देव, है ना। क्या नाम था? गांगेय देव, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। गांगेय देव ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने ही सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मध्यकाल से थोड़े पहले का जो समय था, जो काल था, उस समय क्या हुआ था, जो सोने के सिक्के थे वो विलुप्त होने की कगार पर आ चुके थे, है ना। और इन सोने के सिक्कों को पुनः प्रचलन में लाना स्टार्ट किया था गांगेय देव ने। सोने के सिक्कों का पुनः प्रचलन, जो कि पूर्व मध्यकाल में इनका प्रचलन जो है धीरे धीरे बंद होने लगा था। और बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन है, कलचुरी वंश का सबसे महान शासक था कर्णदेव। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक था कर्णदेव। कर्णदेव ने कलिंग पर अधिकार कर लिया था, कलिंग को जीत लिया था। उड़ीसा में कलिंग, जिसकी राजधानी थी तोसली। तो कर्णदेव जो कि कलचुरी वंश के शासक थे, इन्होंने कलिंग पर अधिकार कर लिया था और उस पर अधिकार करने के बाद इन्होंने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। कर्णदेव ने कौन सी उपाधि? त्रिकलिंगाधिपति। त्रिकलिंगाधिपति, ठीक है। तो ये उपाधि उन्होंने धारण की थी। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी के दरबार में ही रहते थे। कलचुरी राजवंश के दरबार में राजशेखर कवि थे, वो रहते थे। ठीक है, तो इस तरह से लूसेंट में कलचुरी वंश के बारे में बस इतना ही दिया है। और जब भी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री की क्लास लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको इतने इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको बताऊंगी, पूरा स्टोरी के फॉर्म में बताऊंगी कि आपको तुरंत याद हो जाएगा। आपको हिस्ट्री से कभी डर नहीं लगेगा, मैं आपका डर खत्म कर दूंगी। चलिए, कलचुरी वंश खत्म हो गया। अब लूसेंट में जो अगला वंश दिया हुआ है, अगला राजपूत राजवंश दिया हुआ है, वो है सिसोदिया वंश। वो है सिसोदिया वंश, महाराणा प्रताप वाला सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश, ठीक है। तो इस सिसोदिया वंश के संस्थापक कौन थे? पहली बात तो जो सिसोदिया वंश के शासक थे वो अपने आप को सूर्यवंशी कहते थे, मतलब भगवान राम का ये अपने आप को वंशज मानते थे। और ये मेवाड़ में शासन किया करते थे। वर्तमान का जो चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़ है, उदयपुर है, ये वाला जो क्षेत्र था ये मेवाड़ कहलाता था। और राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं आता है, वो क्षेत्र मारवाड़ कहलाता था। ठीक है, तो ये जो सिसोदिया वंश के शासक थे, ये इन्होंने मेवाड़ राज्य पर, मेवाड़ क्षेत्र पर शासन किया, जिसकी राजधानी थी चित्तौड़। ठीक है, तो सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे, भगवान राम का वंशज कहते थे। भगवान राम का ये अपने आप को वंशज कहते थे, है ना। और इनकी राजधानी थी चित्तौड़। इनकी राजधानी थी चित्तौड़। फिर आप सोच रहे होंगे फिर ये उदयपुर कहां से आया? तो जब राणा उदय सिंह आते हैं, राणा उदय सिंह के ही काल में अकबर चित्तौड़ को
हथिया लेता है, मुगल सल्तनत में मिला लेता है राजधानी को, वैसे तो क्षेत्र को भी मिला लेता है, लेकिन जो राणा उदय सिंह है वो किसी प्रकार से बच के वहां से निकल जाते हैं। और जब उनके पुत्र महाराणा प्रताप आते हैं तो महाराणा प्रताप जो है अपने मेवाड़ के अधिकांश क्षेत्रों को मुगल सल्तनत से छीन लेते हैं और केवल चित्तौड़ पर अधिकार नहीं कर पाते हैं, है ना। और इस कारण से उन्होंने फिर अपनी राजधानी जो है वो चित्तौड़ से हटा के महाराणा प्रताप ने उदयपुर कर दी थी और अपने पिता राणा उदय सिंह के ही नाम पर उसका नाम उदयपुर भी रखा था। तो इनकी राजधानी थी चित्तौड़। अपने विजय उपलक्ष्यों के कारण विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कराया था। इनकी लगातार कभी गुजरात में कुछ शासक थे उनसे संघर्ष होता रहा, और उसके पहले दिल्ली सल्तनत के शासकों से संघर्ष होता रहा। उसके बाद फिर ये मुगल आ ही गए, शेरशाह सूरी से भी इनका संघर्ष हुआ था, राणा सागा का भी हुआ था, ठीक है। राणा सागा का संघर्ष बाबर से भी हुआ था। तो राणा कुंभा जो थे, राणा कुंभा राणा सांगा के पिताजी थे। तो राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। राणा कुंभा ने अपने विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था चित्तौड़ में, ठीक है। और अब एक आखिरी पॉइंट इसमें दिया गया है कि एक खतौली का युद्ध होता है। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि खतौली का युद्ध कब हुआ, या मेंस में पूछ लिया जाता है खतौली का युद्ध। तो यह जो खतौली का युद्ध था ये 1518 ईस्वी में हुआ, 1518 ईस्वी में हुआ, और यह हुआ था राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी, है ना, लोदी वंश का अंतिम शासक। तो लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी के साथ राणा सागा का खतौली का युद्ध हुआ। राणा सागा के बीच 1518 में खतौली का युद्ध हुआ। बस इतनी ही चीजें सिसोदिया वंश में लिखी गई हैं। तो राणा कुंभा आते हैं, राणा कुंभा के बाद राणा सांगा आते हैं, उनके बाद राणा उदय सिंह आते हैं, उनके बाद आते हैं राणा प्रताप, उनके बाद अमर सिंह आते हैं, और उसके बाद से भी धीरे धीरे रियासत जो थी ये लुप्त होने लगती है। तो इस तरह से आज फाइनली राजपूत राजवंश हमने कंप्लीट कर लिया है। और जैसा कि मैंने बताया था कि आपको डेट बता दी जाएगी, आपको टाइम बता दिया जाएगा कि मध्यकालीन भारत की मैराथन क्लास कब होनी है। तो आप उस डेट को और कम्युनिटी पेज में मे बी मैं कल आपको पोस्ट करके बता दूंगी, और आप उसी समय पर एकदम रेडी रहेंगे। और हाँ, आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि समय क्या उपयुक्त होगा इसके लिए। ये 4 घंटे की क्लास होगी, 4 घंटे की क्लास होगी, और इसके लिए क्या समय उपयुक्त होगा आपके अनुसार, आपके अपने जो भी समय के लिए जो भी आपके सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में जाके बता दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम मैराथन क्लास में। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।